Hello, my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today I shall teach you Rajmohan's Wife by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आज मैं फिर वही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के चैप्टर नंबर 6 के जितने वर्ड्स हैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर उसी पर मैं दूंगा जो ग्रेजुएशन ऑनर्स के लिए बहुत ही अहम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखिए किस तरह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने नॉवेल यानी कि राजमोहन्स वाइफ में वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बट नॉट ऑल हर रिक्वेस्ट एंड एंटिटीज हर सिस्टर इन लॉ कुड प्रिवेल अपॉन हर टू कम आउट टू पार्टेक ऑफ इट। इस जगह देखिए, इसमें जो वर्ड है बट नॉट ओवर हर रिक्वेस्ट एंड एंटिटीज, यहां पर एंटिटीज का माने होता है प्ली यानी कि अनुरोध। अनुरोध के बाद हर सिस्टर इन लॉ कुड प्रिवेल अपॉन। प्रिवेल अपॉन का मतलब था सक्सेसफुली वर्कड ऑन, राजी कराना, राजी हो गई। टू कम आउट टू पार्टेक ऑफ इट, पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना, बट यहां पर होता है ईट, खाने के लग आगे, बिकॉज वो लोग पहले से खाने के लिए बैठे हुए थे। पार्टेक ऑफ इट, ओके। दे वर, नेक्स्ट वर्ड देखिए, दे वर ओब्लाइज therefore to desist and leave her to her own melancholy reflection। यहां पर जो वर्ड है देखिए, oblige therefore to desist। desist का मतलब होता है stop doing something, रुक जाना, रोकना भी होता है। इसका मतलब है desist and leave her to her own melancholy reflection। melancholy का मतलब होता है anguish, सैडनेस, यानी कि गम का फीलिंग को रोक कर उसने बोल रही है। यहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने फिर एक लाइन में दूसरा वर्ड यानी कि चैप्टर 6 का है, सिर्फ देख लीजिए। मतांगिनी ले इन हर बेड ब्रोडिंग ओवर द सफरिंग, यानी कि मतांगिनी उसमें एक बेहतरीन कैरेक्टर है। वो ऐसा लेटी है इन हर बेड, ब्रूडिंग ओवर। ब्रूडिंग ओवर का माने होता है थॉट डीपली और थॉट इंक्विजिट माइंड, सोचती है। द सल्ट्री हिट, यहां पर सल्ट्री हिट का इस्तेमाल देखिए। सल्ट्री हिट, सल्ट्री हिट का मतलब था हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि गर्म, बहुत ही गर्म था उस दिन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, गेजिंग ऑन द सिल्वर ऑर्ब। सिल्वर ऑर्ब का मतलब होता है मून। गेजिंग ऑन, देखना, देखना किसको? सिल्वर ऑर्ब। सिल्वर ऑर्ब माने मून। उन्होंने यहां पर मून का इस्तेमाल सिल्वर ऑर्ब से किया है। नेक्स्ट वर्ड कॉन्जेल्ड। कॉन्जेल्ड का मतलब है कोगुलेटेड और क्लॉटेड, जम जाना। नेक्स्ट देखिए, साउंड ऑफ सॉफ्ट एंड कॉशियस फुटस्टेप्स। कॉशियस का मतलब क्या है? कॉशियस का मतलब यहां पर केयरफुल। यू शुड बी कॉशियस टू योर स्टडी। आप केयरफुल रहिए अपने स्टडी पर। यू शुड कॉशियस बिफोर यू आर टॉकिंग। आप बात करने के पहले बहुत कॉशियस रहिए, केयरफुल रहिए। यहां पर केयरफुल को कॉशियस का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ही ट्राइड टू सी थ्रू द चिंक। ही ट्राइड टू सी, वो देखने को कोशिश किया। थ्रू द चिंक, हेयर इज द वर्ड चिंक। चिंक का मतलब तो ओपनिंग। आपका खिड़की हो या दरवाजा हो, उसमें जो ओपनिंग है, एक होल है, उसको कहते हैं चिंक। इट इज अ वेरी गुड वर्ड, यू कैन यूज एनीवेयर। चिंक, ओपनिंग, यानी कि वो खुला हुआ जगह जिसको हम झांक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मतांगिनीस एप्रीहेंशंस were excited। Matanginis apprehensions were excited। Matangini यहां पर एंजाइटीज के बारे में लिया गया है। नेक्स्ट देखिए किस तरह वो आपस में बात करते हैं। नो रिटर्न राजमोहन, यहां पर नो रिटर्न। रिटर्न का मतलब आप सोचते हैं कि आना,
लौट आना, रिटर्न, लेकिन यहां पर उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया, ऑर्नामेंटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नो रिटर्न राजमोहन, यहां पर आंसर शार्पली, आप मेरा जवाब दिए शार्पली, जैसा मैं आपको बोला आप रिटर्न क्या करें, रिटर्न, आप उसी तरह जवाब दिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मतांगिनी नाउ हैड स्टेप्स रिसीडिंग, उन्होंने सुनी, क्या सुनी, स्टेप्स रिसीडिंग, रिसीडिंग गोइंग बैक यानी कि आस्ते आस्ते नीचे आना। नेक्स्ट वर्ड, शी अलाइटेड स्टिल मोर जेंटली, यहां पर अलाइटेड, अलाइटेड का मतलब होता बैठना। अब हम अलाइटेड और लाइटेड के मतलब में ना समझे, अलाइटेड, अब देखते हैं चिड़िया, बहुत सारे चिड़िया देव वो अलाइटेड किए, दे वर अलाइटेड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, हियर अलाइटेड माने बैठना, बैठे, उतरे। नेक्स्ट वर्ड, फास्टेंड, फास्टेंड का इस्तेमाल हम लोग फास्ट से करते हैं। फास्ट का मतलब हम उपवास के लिए भी करते हैं, यहां पर फास्टेंड अटैच, फास्टेंड माने बांधने को भी कहते हैं, फास्टेंड अटैच्ड। वी वोंट हैगल रिप्लाइड राजमोहन, यहां देखिए, वी वोंट हैगल रिप्लाइड राजमोहन। हैगल का मतलब होता है बार्गेन, बार्गेन, वी वोंट बार्गेन यानी कि हैगल, गुड वर्ड हैगल फॉर द बार्गेन, मैं यहां पर बैठा नहीं हूं आपसे हैगल करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड, बुल्ली, बुल्ली का मतलब यहां पर है परसिक्यूट, यानी कि परसिक्यूट का मतलब होता है सजा देना, पनिश करना। ये वर्ड देखिए, बुल्ली, परसिक्यूट। देयर इज ए नो जैबरिंग विद यू, देयर इज नो जैबरिंग विद यू, जैबरिंग का हकीकत माने जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर क्लास में टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स वर नाउ जैबरिंग each other one another like this, वो आपस में बात करते हैं, इसको कहते हैं जैबरिंग। आप कहीं भी खड़े होकर बकबकाते हैं, उसको कहते हैं जैबरिंग। इसको अगर इस तरह माने लिया जाए, जैबरिंग का माने होता है unnecessary talk। All these words whatever I have discussed here, you will get it in the chapter 6 of Rajmohan's wife. Okay, now I will give you a small lecture on chapter 6. You listen it very carefully. 205 lectures which I have delivered, centralizing the new syllabus of BA English Honours. Today, I shall discuss widely the 6th chapter from Rajmohan's wife by Bankim Chandra Chattopadhyay in English and Hindi. Chapter 6 Midnight Plotting, अध्याय 6 में रात की साजिश। This chapter shifts from माधव to मतंगिनी, ये अध्याय माधव से ध्यान हटाकर मतंगिनी पर केंद्रित है। After being harshly scolded and emotionally wounded by her husband, Matangini, she retreats to her room in sorrow. अपने पति माथुर द्वारा कठोर डांट खाने और भावनात्मक रूप से आहत होने के बाद वो दुख में अपने कमरे में चली जाती है। कौन? मतंगिनी चली जाती है। अब देखिए, हर एज्ड aunt-in-law, ancestor-in-law Kishori attempt to coax her out for supper, but she refuses to eat or leave her room. वो अपना रूम छोड़ना नहीं चाहती है। उसकी वृद्ध मौसी और ननंद किशोरी उसे रात के खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खाने से इनकार कर देती है या अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलती है। Her mental anguish and emotional suffering takes center stage in the scene. She finds solace in the solitudes of the night and prefers the darkness and silence to her any company. इस दृश्य में उसकी मानसिक पीड़ा और भावनात्मक पीड़ा
केंद्र में है, उसे रात के एकांत में सुकून मिलता है और वो किसी भी संगति की बजाय अंधेरे और सन्नाटे को पसंद करती है। As night falls and the household sleeps, a mysterious stone envelopes the chapter. जैसे ही रात होती है और घर वाले सो जाते हैं, एक रहस्यमय स्वर अध्याय को घेर लेता है। The narrator hints that not all who appears to be asleep are actually sleeping, and that even the walls have ears. This foreshadowing builds suspicions कथावाचक संकेत देता है कि जो लोग सोते हुए दिखाई देते हैं वे सभी वास्तव में सोए नहीं हैं, वो सब जागे हुए हैं। एक रहस्य पैदा यहां पर हो रहा है। मतंगिनी लाइज ऑन हर बेड, लॉस्ट इन पेनफुल मेमोरीज एंड साइलेंट रिफ्लेक्शन। मतंगिनी अपने बिस्तर पर लेटे हुई दर्दनाक यादों और मौन चिंत में खोई हुई है। हर लोनलीनेस इज intensified by the fact that Mathur, following his pattern when angry, does not visit her that night. उसका अकेलापन इस बात से और भी गहरा हो जाता है कि माथुर जो गुस्से में अपने आदत पर कायम रहता है, उस रात उससे मिलने नहीं आता। The chapter highlights Matangini's emotional isolations within her martial home. यह अध्याय मतंगिनी के अपने वैवाहिक घर में भावनात्मक अलगाव पर प्रकाश डालता है। Though she is physically within the family space, she is mentally and emotionally estranged. अब देखिए, यद्यपि वो शारीरिक रूप से परिवार के भीतर है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से वो अलग थलग है। Her silent suffering contrast with the early noise and chaos in the Zanana, underscoring her despair. उसकी खामोश पीड़ा जनाना में पहले के शोर और अराजकता के विपरीत है, जो उसकी निराशा को रेखांकित करती है। कितना भयानक सीन है, देखिए। द हाउस होल्ड इज asleep, but the narrative prepares the writer for a shift towards clandestine activity and secret plotting, hinted at by the chapter titled Midnight Plotting. घर वाले सो रहे हैं, लेकिन कहानी पाठक को गुप्त गतिविधियों पर गुप्त साजिश की ओर बढ़ने के लिए तैयार करती है, जिसका संकेत अध्याय के शीर्षक आधी रात की साजिश से मिलता है। अब आप देखिए, दिस चैप्टर दो क्वाइट इन एक्शन इज रिच इन एटमॉस्फेयर एंड इमोशन। ये अध्याय यद्यपि क्रियाकलापों में शांत है, वातावरण और भावनाओं से भरपूर है। It depends the reader's understanding of Matangini's tragic state and subtly prepares the ground for future revelation. यह मतंगिनी की
दुखद स्थिति के बारे में पाठक की समझ को गहरा करता है और भविष्य के रहस्य उद्घाटन के लिए जमीन तैयार करता है। द थीम ऑफ साइलेंस, बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक, points to hidden tensions and possibly dangerous undercurrents with the household। मौन का विषय शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों घर के भीतर छिपे तनाव और संभवतः खतरनाक अंतधाराओं की ओर इशारा करता है। अब आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। Because I am here telling you very surely that you can understand it। और देखिए वहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इस चैप्टर में जो बोला गया है उसका हिंदी तर्जुमा पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। आप बेहतरीन ढंग से इसको देखिए और समझिए कि चैप्टर 6 में क्या बोला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आहिस्ते कहने के बाद में हो सकता है आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश।